एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज का प्रोग्राम मैं महाराष्ट्र के नई मुंबई पोर्ट से कर रहा हूँ और आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र के पालघर में एक पोर्ट को जो मंजूरी दी गई है, इससे किस तरीके के नए रोजगार सृजित होंगे और साथ ही इसको लेकर क्या कुछ रूपरेखा जेएनपी की तरफ से तैयार की गई है। इन्हीं दामोदर बात करने के लिए हमारे पास खास मेहमान है जेएनपी के अथॉरिटी चेयरपर्सन उन्मेष बाग जी का बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्कार सर, आपसे मेरा पहला सवाल है कि महाराष्ट्र के पालघर में जो एक नए पोर्ट को लेकर केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है, इससे महाराष्ट्र और पालघर के लिए क्या कुछ नए रोजगार की सृजन होने की जरूरत है या हो सकती है, तो कितना कुछ फायदेमंद साबित होगा? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बुधवार को जो वाडवन पोर्ट को मंजूरी दी है, वाडवन बंदर को, ये 76,000 करोड़ लागत का बंदरगाह है और इस बंदरगाह की निर्मित के बाद जब ये पूर्णतः क्षमता से चलने लगेगा तब ये दुनिया के 10 बंदरगाह में से एक होगा। तो इतनी बड़ी इसकी व्याप्ति है। तो इसमें कैबिनेट ने ही बताया है कि लगभग 12 लाख रोजगार निर्मित होंगे। ये जो 12 लाख रोजगार है, ये सिर्फ पोर्ट से संबंधित रोजगार की बात की है। जब इन 12 लाख रोजगारों के अलावा जो पोर्ट से संबंधित नहीं है, जो इनके सपोर्ट पर रोजगार निर्मित होंगे, वो अगर हम लोग थंब रूल के हिसाब से चले, अंदाजा ले, तो उसके 8 से 10 गुना वो रोजगार भी निर्मित होंगे। जैसे इनको लगने वाले रेस्टोरेंट, होटल, फिर उनसे संबंधित चीजें। तो मुझे ये लगता है कि साधारणतः 80 से 1 करोड़ रोजगार उस क्षेत्र में जब ये पोर्ट पूरी क्षमता से काम करेगा तब निर्मित हो जाएंगे। सर, हम बात करते हैं रोजगार की, नए पोर्ट जब बन जाएगा उसके बाद की, तो ये किस तरीके के रोजगार होंगे, कैसे होंगे और क्या इसमें जो लोकल लोग हैं उनको बेनिफिट होगा या फिर कुछ बाहर से भी लोग आएंगे उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा? ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि रोजगार तो निर्मित होगी, तो क्या स्थानिकों को उसमें रोजगार मिलेगा क्या? तो जो मैंने रोजगार की बात की है 12 लाख जो पोर्ट से संबंधित है, उसमें 90% रोजगार ऐसे है कि जो सेमी स्किल्ड के क्षेत्र में आते हैं, सेमी स्किल्ड कक्षा में आते हैं, जिसके लिए कुछ स्किलिंग अगर दे दी जाए तो स्थानीय रोजगार मिल सकता है। हमने ऐसे 28 अलग अलग जो स्किल है उनको एक उसकी सूची बनाई है, जिसमें उदाहरण के तौर पे अगर दिया जाए तो ड्राइवर है, उसके बाद कस्टम हाउस एजेंट के पास काम करने वाले लोग हैं, उसके बाद प्लम्बर है, फिटर है, या फिर जो छोटे मोटे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जॉब है, जैसे वेयर हाउसेस आएंगे तो उसमें वेयर हाउसिंग में काम करने वाले जो लोग हैं, जो क्लर्क है जिसको वेयर हाउस ऑपरेटर बोलते हैं, फोर्कलिफ्ट चलाने वाले हैं, क्रेन चलाने वाले हैं, जो जिसमें बहुत ज्यादा प्रशिक्षण की तो आवश्यकता नहीं होती। 2-3 महीने के प्रशिक्षण से उन लोगों को काबिल बनाया जा सकता है और जिसके लिए बहुत ज्यादा शैक्षणिक पात्रता की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे जो 28 से 30 स्किल सेट है जो हमने अभी शुरू भी कर दिया है वहां रोजगार का लिए प्रशिक्षण देना, तो वो लोकल लोगों को ही दिया जाएगा और ये 12 लाख में से 90% जॉब इसी में आते हैं। तो इसलिए ये पूर्णतः 90% जॉब ये स्थानीय लोगों को ही मिलेंगे और हम इस तरह का वहां यंत्रणा का निर्माण भी कर रहे हैं कि ये प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाए। प्रशिक्षण के कालावधि में उनको छोटा स्टाइपेंड भी मिले और प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद उनको रोजगार मिले, इसकी व्यवस्था हो।
तो पोर्ट आने में 5 साल लगेंगे, प्रशिक्षण अभी से शुरू होगा। लेकिन मुझे ये पता है कि प्रशिक्षण होने के बाद कंस्ट्रक्शन हम लोग रोड जो स्किलिंग भी ऐसा ही करेंगे कि शुरू में जो कंस्ट्रक्शन में स्किलिंग लगती है पहले वो देंगे ताकि उन लोगों को कंस्ट्रक्शन में जॉब मिल जाए। ड्राइवर्स लगेंगे, बांधकाम जो होगा उसमें लोग लगेंगे, मिक्सिंग प्लांट में लगेंगे, क्वारीज में लगेंगे, जो छोटे मोटे यंत्र चलाने में जो लगेंगे, तो पहले वो स्किलिंग करेंगे। फिर उसके बाद जब सब पोर्ट की निर्मित होगी तो पोर्ट के भविष्य में जो रोजगार लगता है उसको स्किलिंग करेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग फेज में अलग अलग स्किल सेट तैयार करके उसका प्रशिक्षण देंगे ताकि लोगों को तुरंत रोजगार मिल सके। सर, पोर्ट की मंजूरी मिल गई है, केंद्र सरकार ने अप्रूवल दे दिया है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कुछ स्थानीय लोग और जो फिशर्समैन है वो कहीं कि इसका विरोध कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं और इसको लेकर किस समय आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जब ये प्रकल्प शुरू हुआ था 2020 में इसको तत्वतः मान्यता भारत के कैबिनेट ने दी थी। तब एक लेआउट तैयार किया था हमने पोर्ट का। वो लेआउट के बाद स्थानीय लोगों के 5 मूलभूत सवाल थे, मुद्दे थे। तो एक मुद्दा उसमें था, क्या यहां रिफाइनरी लगेगी और पोल्यूशन होगा? क्या यह हमारा शंकुदर है उसके स्थान को नष्ट होगा, धक्का लगेगा? क्या इस पोर्ट के आने से हमारा विस्थापन होगा क्योंकि कुछ जगह लगेगी? इतनी बड़ी मात्रा में समुद्र में बढ़ाव होगा किनारे के पास, तो क्या उसकी वजह से फ्लडिंग होगी? और जो 5वां है कि क्या मच्छीमारियों का, मछुआरों का क्षेत्र नष्ट हो जाएगा, वो फिशिंग नहीं कर पाएंगे। तो हमने इन सबका समग्र अभ्यास किया और हमारा जो लेआउट है, हम 6 किलोमीटर अंदर समंदर में लेंगे। उसके ऑपरेशन में कुछ फायदे जरूर थे, है जी, उसके कारण हमारा लागत बढ़ी, लेकिन उससे 4 जो मुख्य मुद्दे थे उसका पूर्णतः निरसन हो गया। उसमें एक, शंकुदर को बिल्कुल बचा लिया गया है, वो जैसे के वैसे रहेगा। दूसरा, ये समंदर के अंदर चला गया तो कोई जगह पोर्ट के लिए नहीं ले जा रही है, तो विस्थापन शून्य हो गया पोर्ट के लिए। तीसरा, समंदर के काफी अंदर है, इसके वजह से जो विभिन्न अभ्यास किए जिसमें CWPRS है या और कोई एजेंसीज है जिन्होंने ये इतना समंदर में ये पोर्ट बनने से क्या फ्लडिंग बढ़ेगी, कुछ असर पड़ेगा, तो उसने अभ्यास में ये कहा कि पोर्ट की जो लेआउट इतने अंदर है कि उससे फ्लडिंग में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसके वजह से कोई फ्लडिंग बढ़ेगी नहीं। तो वो एक दूर हो गया। जब हमने क्रूड जेटी का निर्मिति का कोई प्लान ही नहीं किया तो रिफाइनरी का भी सवाल नहीं, ना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो होता है वो मिला है हमें उसके लिए, तो रिफाइनरी भी नहीं आएगी। तो ये 4 मुद्दे तो कंप्लीटली चले गए। अब रहता है कि मछुआरों पे क्या अफेक्ट होगा, उनमें क्या उनको मच्छीमारी वो कर सकते हैं? तो क्या है कि वो लाख स्क्वायर किलोमीटर पे वो अपनी फिशिंग करते हैं, तो उसमें से 30 स्क्वायर किलोमीटर का जो पोर्ट का एरिया है उसमें वो कर नहीं पाएंगे सिर्फ, बाकी जगह तो वो कर सकते। दूसरा, हम लोग जो पोर्ट बना रहे हैं उसको जो ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं, उस ब्रिज का जो स्पैन है वो 50 मीटर का स्पैन है। उनके तो शिप तो बड़े छोटे हैं, तो उनका एक बड़ा ये था कि हमें सब घूम के जाना पड़े, तो वैसा भी नहीं है क्योंकि 6 किलोमीटर के ब्रिज है और फिर पोर्ट है, तो वो पहले से भी जैसे जाते थे वैसे ही जाएंगे, क्योंकि 50 किलोमीटर का अंतर पे वो पिलर्स है, तो उनकी जो बोट है वो बड़ी छोटी है, मतलब एक साथ 5-10 भी बोट जा सकती है, तो वो भी अंतर नहीं पड़ेगा। और जो वहां गिलनेट और डोलनेट लगाते थे उस एरिया में उनको स्थलांतर करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो कॉम्पनसेशन है, हम लोग का ये मानना है कि टेम्पोररी
लॉस ऑफ लाइवलीहुड जिसे कहते हैं, वो कुछ उस 30 किलोमीटर में होने वाला है। हम परमानेंट लॉस करके उनको कॉम्पनसेशन देंगे। जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो फिशरमैन के लिए एक पॉलिसी बनी हुई है कॉम्पनसेशन की, वो बड़ी बढ़िया पॉलिसी है, जिसके तहत ही अटल ब्रिज और कोस्टल जो रोड है उसमें कॉम्पनसेशन दिया गया है। तो हम उसी को अपनाएंगे और किसी भी तरह से किसी का कोई नुकसान होने नहीं देंगे। तो बहुत ही प्रयास से और अभ्यास करके हमने ये सारी चीजें की है। तो उसमें जो सिर्फ एक ही कुछ लोग जो अफेक्ट होने वाले हैं, जिनका रोजगार अफेक्ट होने वाला है, तो उसको हम अच्छी तरह से पर्यायी और भरपूर ऐसी उनको कंपनसेशन देने जा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि इस बारे में, इस प्रोजेक्ट के होने से किसी भी तरह से किसी का नुकसान होगा, बल्कि इतने बड़े पैमाने में रोजगार की उपलब्धता, लोगों की वहां आने जाना बढ़ जाएगा। तो जो वहां के स्थानिक मछुआरे हैं, स्थानिक जो व्यापारी है, उनको बहुत बड़ी मात्रा में एक अवसर मिलेगा ताकि उनकी आमदनी बढ़े। और मुझे ये लगता है कि इन 5 सालों में कंस्ट्रक्शन के फेज में भी और बाद में पोर्ट आने से इनकी आमदनी कम से कम 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी सारे एरिया की। तो ये से कहते हैं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसको खुले दिल से और खुले मन से सबने अपनानी चाहिए। और इससे सबसे ज्यादा फायदा वहां के स्थानिक जनता को कैसे हो, इस दिशा में सबको प्रयत्न करना चाहिए। जेएनपीए अपनी तरफ से इस बारे में पूर्णतः सहयोग करने के लिए तैयार है, और किसी का भी कोई भी इसमें आक्षेप है वो हमारे सामने रख सकता है। हमारे दरवाजे चर्चा के लिए हरदम खुले हैं। हमने लोकल लोगों को हर समय उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आए, अगर कुछ हमें हमारी कमियां है और उन्हें कुछ और चाहिए तो आप हमें खुले दिल से बताएं। हम आपके माध्यम से और सबसे ये कहना चाहेंगे कि हम पूरी तरह से ये नहीं कहते कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल ही फुल प्रूफ है, उसमें कोई दोष नहीं रह गया है। हो सकता है रह गया होगा, तो वो उनका काम है हमें दिखाए, हम उसको सुधारने के लिए हर संभव प्रयत्न करेंगे। सर, अगर हम बात करते हैं पोर्ट बनने की बात की, तो क्या जेएनपी और मुंबई का जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर कुछ असर पड़ेगा? जी, बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा ट्रैफिक में। जो हमारी टोटल यातायात है ट्रक से होने वाली इस पोर्ट पे, जो उत्तर भाग से आती है, बहुतांश वो रेलवे से आती है, लेकिन जो ट्रक से आती है वो 7-8% है। जो 2 से 3 हजार ट्रक आते हैं या 2-3 हजार ट्रक जाते हैं डेली, जो ठाणे, वसई, विरार, ठाणे, नवी मुंबई, जेएनपी आते हैं, वो 2029 के बाद वहां चले जाएंगे। तो मुंबई में ये जो ट्रक्स जेएनपीए की वजह से आते हैं वो बंद हो जाएंगे, तो ये सकारात्मक परिणाम होगा। और जो मेरी ट्रैफिक कम होगी वो मेरा अपना ही जो विस्तार और जो क्षमता ये तेजी से बढ़ती जा रही है। तो मुझे जो 29 में भर जाने वाली थी, उसके बाद ये थोड़ी ट्रैफिक कम होगी तो 30-31 में भरेगी। तो मुझे भी थोड़ा यहाँ के जो पास वाले जो इंडस्ट्री है उनके लिए वो कैपेसिटी खाली हो जाएगी। तो मुझे कोई खास नुकसान उससे होगा नहीं, उल्टा फायदा ही होगा ट्रेड को, जिसमें हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने में मदद होगी। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि नया जो पोर्ट बनने जा रहा है वो कितनी लागत से बनने जा रहा है, और क्या इसकी भूमि पूजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आने की संभावना है, तो कब की? जी, इसकी लागत तो मैंने जैसे बताया कि 76,220 करोड़ रुपीस है, पूरे पहला फेज और दूसरा फेज मिलके, तो ये कुल लागत है। और रही आपका जो दूसरा सवाल है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता अभी, लेकिन हमारी बिल्कुल इच्छा रहेगी
कि जिनके नेतृत्व में इसको मंजूरी मिली और जिनकी इस प्रोजेक्ट के आने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, वैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री अगर आते हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन उस बारे में वो आने वाले हैं या नहीं आने वाले, इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।